नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन पर अक्सर किसी की नज़र नहीं जाती। हम बात करेंगे भारत के चरवाहा समुदायों की और ये देखेंगे कि कैसे औपनिवेशिक शासन ने मतलब ब्रिटिश राज ने उनकी सदियों पुरानी जीवन शैली को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की एक कोशिश है कि कैसे कुछ कानून और नीतियां लाखों जिंदगियों को और प्रकृति के साथ उनके रिश्ते हो एक नई और कई बार एक बहुत दर्दनाक दिशा दे सकती हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। हरे भरे पहाड़, दूर तक फैली हरियाली और भेड़ों का झुंड। ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, यह एक पूरी जीवन शैली का प्रतीक है। सोचिए एक ऐसी जिंदगी के बारे में जो सूरज के उगने और ढलने पर, गर्मी और सर्दी के आने जाने पर टिकी थी। जहां समय का मतलब कैलेंडर की तारीखें या घड़ी की टिक टिक नहीं था। नहीं, समय का मतलब था चरागाहों की हरियाली, बारिश की पहली बूंद और पहाड़ों पर बर्फ पिघलने का इंतजार। ये एक लय थी, प्रकृति के साथ एक ऐसा तालमेल जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जिसने इस पूरी तस्वीर को, इस लय को, इस तालमेल को बदलना शुरू कर दी। तो आज के इस सफर में हम कहां से गुजरेंगे? सबसे पहले हम उस समय में चलेंगे जब चरवाहों का जीवन प्रकृति से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। फिर हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश राज के नए कानूनों ने उनकी दुनिया ही बदल दी, कैसे उनसे उनकी जमीन और जंगल छीन लिए गए और कैसे उन पर नए नए कंट्रोल और टैक्स लगाए गए। इसके बाद हम इन नीतियों के भयानक असर को समझेंगे और आखिर में उनके संघर्ष और आज की हकीकत पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब ब्रिटिश शासन का दखल नहीं था। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चरवाहों का जीवन कोई बिखरा हुआ या बिना प्लान का नहीं था। अरे ये तो एक बेहद सोची समझी, संतुलित और टिकाऊ व्यवस्था थी जो सदियों के तजर्बे और प्रकृति की गहरी समझ पर टिकी हुई थी। ये स्लाइड हमें भारत की खूबसूरती और उसकी विविधता दिखाती है। इस नक्शे पर एक नज़र डालिए। ये समुदाय पूरे देश में फैले हुए थे। उत्तर में देखिए, जम्मू कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों पर आपको गुज्जर बकरवाल मिलेंगे, तो हिमाचल में गद्दी, पश्चिम में राजस्थान के तपते रेगिस्तान में ऊंट पालने वाले राइका समुदाय बसते हैं। और अगर हम मध्य भारत और दक्कन के पठारों की बात करें तो वहां महाराष्ट्र के धनगर और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में कुरुमा और कुरुबा जैसे भेड़ बकरी पालने वाले समुदाय रहते थे। हर समुदाय की अपनी एक अलग पहचान थी, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज। लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी, मौसम के चक्र के हिसाब से अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना। और ये जो घूमना फिरना था ना, ये कोई यूं ही नहीं था। इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक ज्ञान छिपा था। जैसे पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल को ही ले लीजिए। जब सर्दियों में ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढक जाते तो वो अपने झुंडों को लेकर शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर आ जाते, जहां सूखी झाड़ियां उनके जानवरों का पेट भरती थीं। और जैसे ही गर्मी आती, बर्फ पिघलती, तो वो वापस पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की हरी भरी वादियों की ओर चले जाते। इसी तरह महाराष्ट्र के धनगर मानसून में पठार पर रहते थे। अक्टूबर आते आते वे अपनी भेड़ों के साथ कोंकण के उपजाऊ तटीय इलाकों की ओर चल पड़ते। वहां के किसान उनका इंतजार करते थे, क्योंकि कटाई के बाद उनके जानवरों से खेतों को बेहतरीन खाद मिलती थी और बदले में किसान उन्हें चावल और अनाज देते थे। ये एक तरह का लेन देन था, जहां दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते थे। और यही तो इस पूरी व्यवस्था की सबसे कमाल की और वैज्ञानिक बात थी। जब चरवाहे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो पीछे छोड़ी हुई जमीन को आराम करने का, फिर से पनपने का मौका देते थे। इससे घास दोबारा उग जाती, जमीन की उपजाऊ शक्ति वापस आ जाती। इससे होता यह था कि चारागाहों का कभी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था और वो हमेशा हरे भरे बने रहते थे। ये प्रकृति के साथ जीने का एक टिकाऊ तरीका था जिसने सदियों तक पर्यावरण का संतुलन बनाए रखा था। लेकिन ये सब बदलने वाला था। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां एक नई शक्ति यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार भारत आती है। और यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाओं, दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव था। एक तरफ थी प्रकृति के साथ संतुलन में जीने वाली सदियों पुरानी परंपरा और दूसरी तरफ थी हर चीज को मुनाफे और कंट्रोल की नजर से देखने वाली एक मॉडर्न सरकार की सोच। तो असल बात यह है कि अंग्रेजों का दुनिया को देखने का नजरिया ही एकदम अलग था। उनके लिए जमीन की कीमत सिर्फ एक चीज से तय होती थी, रेवेन्यू यानी टैक्स। जिस जमीन पर खेती होती थी, जिससे लगान मिलता था, वो प्रोडक्टिव थी। लेकिन जिन बड़े बड़े चरागाहों पर चरवाहे अपने जानवरों को चराते थे, उन्हें वे बंजर यानी वेस्टलैंड मानते थे, क्योंकि उससे उन्हें कोई सीधा टैक्स नहीं मिलता था। इसी तरह जो लोग एक गांव में बसकर रहते थे, उन पर शासन करना और उन्हें कंट्रोल करना आसान था, इसलिए वे शांतिप्रिय और कानून मानने वाले लोग थे। वहीं दूसरी ओर जो लोग घूमते रहते थे, जैसे चरवाहे, उन पर वे हमेशा शक करते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, अनुशासनहीन हैं और शायद अपराधी भी। और बस
इसी गहरी और गलत सोच ने उन कानूनों की नींव रखी जिन्होंने चरवाहों की जिंदगी को उलट-पुलट कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार का पहला हमला उन जमीनों और जंगलों पर हुआ जो चरवाहों के जीवन का आधार थे। उनकी नज़र में तो ये चरागाह बेकार थे और उन्हें लगता था कि इन्हें खेती लायक बनाकर इनसे रेवेन्यू कमाना चाहिए। ये एक सोची समझी नीति थी जिसका एक ही मकसद था, भारत के लैंडस्केप को अपने आर्थिक फायदे के लिए बदलना। 19वीं सदी के बीच में उन्होंने वेस्टलैंड रूल्स यानी पड़ती भूमि नियम लागू किए। इन नियमों के तहत उन सभी जमीनों को जिन पर खेती नहीं होती थी, सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर इन जमीनों को कुछ चुनिंदा लोगों को, अक्सर अपने वफादारों को, बहुत ही सस्ती दरों पर दे दिया गया। उन्हें वहां बसने और जूट, कपास, गेहूं जैसी फसलें उगाने के लिए बढ़ावा दिया गया। असल में ये वही जमीनें थीं जो सदियों से चरवाहों के चरागाह हुआ करती थीं। तो जैसे जैसे खेती बढ़ी, वैसे वैसे चरागाह सिकुड़ते चले गए। जमीन छीनने के बाद अगला निशाना बने जंगल। अंग्रेजों को अपनी जहाज़ों और रेलवे की पटरियों के लिए बहुत सारी लकड़ी की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने कई फॉरेस्ट एक्ट्स यानी वन अधिनियम बनाए। इन कानूनों के जरिए जंगलों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। जिन जंगलों में देवदार और साल जैसी कीमती लकड़ी होती थी, उन्हें रिजर्व्ड यानी आरक्षित जंगल बना दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों का आना जाना पूरी तरह से बैन था। वहां से एक पत्ता तक उठाना जुर्म था। दूसरे जंगलों को प्रोटेक्टेड या संरक्षित कहा गया, जहां चरवाहों को चराई के कुछ अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर कड़े नियम और समय की पाबंदी लगा दी। और ये स्लाइड उस ब्रिटिश सोच को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, 1913 में एक वन अधिकारी एच.एस. गिब्सन ने लिखा कि जिस जंगल में चराई होती है उससे लकड़ी और ईंधन नहीं मिल सकता, जो कि जंगल के मुख्य वैध उत्पाद हैं। मतलब उनकी नज़र में जानवरों को चराना जंगल का कोई वैध या लीगल इस्तेमाल था ही नहीं। उनके लिए जंगल सिर्फ एक कमर्शियल रिसोर्स थे जिनसे पैसा कमाया जा सकता था। वो ये समझ ही नहीं पाए कि ये जंगल लाखों लोगों के जीवन का आधार भी हैं। इस एक लाइन से पता चलता है कि उन्होंने चरवाहों की जीवन शैली को कितना गैर जरूरी और अवैध माना। जरा इस तस्वीर में छिपे दर्द को महसूस कीजिए। जो जंगल पीढ़ियों से उनका घर था, जहां उनके जानवर चरते थे, वो अब एक प्रतिबंधित, एक इल्लीगल एरिया बन गया। अब उन्हें अपने ही जंगलों में जाने के लिए वन विभाग से परमिट लेना पड़ता था। उस परमिट में साफ साफ लिखा होता था कि वे किस तारीख को जंगल में जा सकते हैं और किस तारीख तक उन्हें वापस आना है। अगर वे एक दिन भी ज्यादा रुक गए तो उन पर भारी जुर्माना लगता था। उनकी आज़ादी, उनका ज्ञान, उनकी परंपरा, सब कुछ अब कागज के एक टुकड़े और एक सरकारी मुहर पर आकर टिक गया था। जमीन और जंगल छीनने के बाद अंग्रेज सरकार ने चरवाहों पर सीधा कंट्रोल करने और उनकी रोजी रोटी पर हमला करने के लिए नए कानून बनाए। ये दूसरा और शायद ज्यादा खतरनाक हमला था, क्योंकि ये सिर्फ उनकी कमाई पर नहीं, बल्कि उनकी पहचान और उनकी आज़ादी पर भी था। साल 1871 में सरकार ने एक बहुत ही क्रूर कानून बनाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस कानून के तहत कारीगरों, व्यापारियों और चरवाहों के कई घुमंतू समुदायों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया गया। जरा सोच कर देखिए, एक पूरे समुदाय पर सिर्फ इसलिए क्रिमिनल का ठप्पा लगा दिया गया क्योंकि वे एक जगह टिककर नहीं रहते थे। अब उन्हें कुछ खास गांवों में ही रहने के लिए मजबूर किया गया और बिना परमिट के कहीं भी आने जाने पर रोक लगा दी गई। पुलिस उन पर लगातार नजर रखती थी। ये उनकी पहचान पर एक ऐसा कलंक था जिसने उन्हें समाज की नजरों में हमेशा के लिए गिरा दिया। इसके बाद आया ग्रेजिंग टैक्स यानी चराई कर। अंग्रेज सरकार अपनी कमाई बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने जमीन पर, पानी पर, नमक पर, हर चीज पर टैक्स लगाया, यहां तक कि जानवरों के चरने पर भी। चरवाहों को अपने हर एक जानवर पर टैक्स देना पड़ता था और यह सिस्टम बहुत शोषण करने वाला था। पहले तो सरकार ने टैक्स वसूलने का अधिकार ठेकेदारों को नीलाम करना शुरू कर दिया। ये ठेकेदार ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए चरवाहों से मनमाना और भारी टैक्स वसूलते थे। बाद में सरकार ने खुद टैक्स वसूलना शुरू किया और हर चरवाहे को एक पास जारी किया जाता था। किसी भी चरागाह में घुसने के लिए उन्हें यह पास दिखाना पड़ता और हर जानवर का टैक्स चुकाना पड़ता। तो अब देखते हैं कि इन सभी कानूनों का मिला जुला असर क्या हुआ। चरागाहों का सिकुड़ना, जंगलों पर रोक, घूमने फिरने पर पाबंदी और ऊपर से भारी भरकम टैक्स, इन सब ने मिलकर चरवाहों की जिंदगी में एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये एक धीमे जहर की तरह था जो उनकी पूरी जीवन शैली को खत्म कर रहा था। चलिए इसे बिल्कुल सीधे सीधे समझते हैं। देखिए, पुरानी व्यवस्था में क्या था? चरवाहे घूमते रहते थे, जिससे चरागाहों को रिकवर होने का, फिर से हरा भरा होने का समय मिल जाता था। लेकिन नई व्यवस्था ने उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी। अब उन्हें एक सीमित और छोटी सी जमीन पर ही बार बार अपने जानवरों को चराना पड़ता था।
इसका नतीजा, चरागाहों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, घास खत्म होने लगी और उनकी क्वालिटी बुरी तरह से गिरने लगी। हरी भरी ज़मीन धीरे धीरे बंजर होने लगी और जानवरों के लिए चारे की भारी कमी हो गई। और इस संकट की गवाही पता है कौन देता है? खुद एक ब्रिटिश रिपोर्ट 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में माना कि हाँ, चराई के लिए ज़मीन बहुत कम हो गई है, पशुपालकों के लिए बड़े झुंड पालना मुश्किल हो गया है। नतीजा ये हुआ है कि उनकी कमाई घट गई है, उनके जानवरों की सेहत खराब हो गई है और वे कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ये एक तरह से अंग्रेजों का कबूलनामा था कि उनकी नीतियों ने सब बर्बाद कर दिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। और इसका सबसे आखिरी और सबसे दर्दनाक परिणाम वो था भुखमरी और मौत। जब चारे की लगातार कमी हुई और ऊपर से सूखा या अकाल पड़ गया, तो पहले से ही कमज़ोर और कुपोषित जानवर लाखों की संख्या में मरने लगे। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये चरवाहों की पूरी संपत्ति थे, उनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थे, उनके परिवार का हिस्सा थे। जानवरों की मौत का मतलब था चरवाहा परिवारों की पूरी तरह से बर्बादी। लेकिन इस भयानक संकट के बावजूद चरवाहा समुदायों ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस नई और मुश्किल दुनिया में जिंदा रहने के लिए संघर्ष किया और नए नए तरीके अपनाए। उनकी कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, बल्कि जबरदस्त हिम्मत और बदलते समय के साथ खुद को ढालने की भी है। तो उन्होंने इस मुसीबत का सामना अलग अलग तरीकों से किया। कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और अपने झुंड का साइज छोटा कर लिया, क्योंकि अब बड़े झुंड को पालना मुमकिन ही नहीं था। कुछ दूसरों ने नए रास्ते और नए चरागाह खोजे। जैसे 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो राजस्थान के रायका चरवाहे अब सिंध नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने हरियाणा की तरफ जाना शुरू कर दिया। कुछ अमीर चरवाहों ने, जिनके पास पैसा था, जमीन खरीद ली और खेती करने लगे, एक जगह बस गए। लेकिन बहुत से गरीब चरवाहों को, जिनके सारे जानवर मर गए थे, अपने बचे खुचे जानवर बेचने पड़े और वे शहरों या गांव में जाकर मजदूर बन गए। और ये सफ़र, ये आज भी जारी है। ये तस्वीर आज की सच्चाई को दिखाती है। चरवाहे आज भी चल रहे हैं, लेकिन अब उनके रास्ते में सिर्फ मौसम की चुनौतियां नहीं हैं। अब उनके रास्ते में हैं तेज़ रफ्तार ट्रैफिक से भरी सड़कें, बढ़ते हुए शहर और नेशनल पार्क जैसी नई बाधाएं। वे एक नई और ज़्यादा मुश्किल दुनिया में अपनी पुरानी जीवन शैली और पहचान को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये पूरा सफ़र हमें इस एक ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इन समुदायों का इतिहास, जो इतने संघर्ष से भरा है, हमें क्या सिखाता है? क्या हम उनके पारंपरिक ज्ञान को, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाने पर टिका है, आज के क्लाइमेट चेंज जैसे संकटों का कोई हल निकालने के लिए समझ सकते हैं? उनके भविष्य को सुरक्षित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? इन सवालों पर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ गुजरे हुए कल का हिस्सा नहीं है। ये हमारे आने वाले कल और इस धरती के साथ हमारे रिश्ते के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है।